वालेकुम अस्सलाम महकुन्निसा, जेनिफर एंड माहम। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मुझे बताइए कैसे हैं आप सब। राबिया, ये कौन सा लेक्चर है? राबिया, आपको नहीं पता बेटा? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, सही है जी। उरूज जी, मारिया, क्या क्वेरी आप लोगों की बेटा? माउथ लगाना पड़ेगा मुझे माउथ लगाना पड़ेगा। सही है। ठीक है। हेलो जी उरूज, क्या क्वेश्चन है आपका? आवाज नहीं आ रही। नहीं। मैम अटेंडेंस शीट किससे लेनी है? जी बेटा, मैं बोल नहीं रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू कि आप लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। अब आवाज आ रही है मेरी? चलें, कल हमने स्टार्ट जी मैम, कल हमने स्टार्ट किया था
ऑर्थोपेडिक नर्सिंग यूनिट 1 था हमारा, आपके साथ डिस्कशन हुई थी अबाउट मैम। ओके ठीक है, गुड। चलें जी, अब हम अपना कंटिन्यू कर लेते हैं लेक्चर को। ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ओवरव्यू स्टार्ट किया था। किसी स्टूडेंट ने कल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कुछ रिव्यू किया, कुछ पढ़ा? मैंने क्या कहा था सबसे? वालेकुम अस्सलाम ज़ेब। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल ओवरव्यू हम पढ़ रहे थे, थोड़ी सी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, बोन्स की टाइप्स पढ़ ली थी हमने। अब जो है तकरीबन, हाँ, हमने शेप्स, हमने डिफरेंट टाइप्स की जो बोन्स होती हैं उनके शेप्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्कस किया था। अब आगे से थोड़ा सा हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। द शेप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक बोन आर डिटरमिन्ड बाय इट्स फंक्शन एंड द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। कल ये बात आपके साथ डिस्कस की थी कि शेप्स जो होती हैं बोन्स की या उनकी जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई होती है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। अल्लाह ताला ने उन्हें इस तरह की शेप दी है, और या उनके ऊपर जो फोर्सेस एक्सर्ट हो रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी जो बोन्स होती हैं उनकी शेप होती हैं। बोन्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ कैंसलस बोन होती हैं और कॉर्टिकल यानी कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज होते हैं। लॉन्ग बोन्स जो हैं वो कल हमने डिस्कस किया था कि रॉड शेप होती हैं, एक शाफ्ट की तरह होती हैं, राउंडेड उनके एंड्स होते हैं। जो शाफ्ट है नॉन एज द डायाफाइसिस, और जो प्राइमरीली कॉर्टिकल बोन होती है, वो कॉर्टिकल का क्या मतलब होता है बेटा? हार्ड बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है। ठीक है जी। और जो एपिफिजियल प्लेट है वो सेपरेट कर रही होती है एपीफाइसिस को डायफाइसिस के साथ, और इसी लेवल के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो रही होती है बोन्स की बच्चों में। अगर यही चीज़ें कैल्सिफाइड हो जाती हैं एडल्ट्स होकर, इसी वजह से बोन्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो अपने जॉइंट के लेवल के ऊपर कार्टिलेज से, आर्टिकुलर कार्टिलेज उन्हें कहा जाता है, उससे वो कवर होती हैं, टफ होती हैं, इलास्टिक होती हैं और ए वैस्कुलर होती हैं। वो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है ना, दैट इज़ ए वैस्कुलर। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उन्हें इसी तरह से अल्लाह ताला ने बनाया है कि वो वेट बेयरिंग का काम करती हैं और मूवमेंट में हमें हेल्प आउट करती हैं। जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो बेसिकली कैंसलस होती हैं। कैंसलस बोन भी कहते हैं इन्हें, स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं इन्हें, ट्रेबिक्युलर बोन भी कहते हैं इन्हें, ये तीनों इनके नाम हैं। ठीक है जी। तो जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो यूजुअली कैंसलस होती हैं, यानी स्पॉन्जी होती हैं, यानी हार्डन नहीं होती, सॉफ्ट बोन होती हैं, और इनको कवर कर रही होती है एक लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, यानी आउटर साइड पे इनके कॉम्पैक्ट बोन होती है, हार्ड बोन होती है, और अंदर दरमियान में जो होती है वो स्पॉन्जी बोन होती है, या उसे कैंसलस बोन भी बोलते हैं, या फिर वो शॉर्ट बोन होती है। ये चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। आगे फ्लैट बोन्स आर इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस। किसी स्टूडेंट को याद है हिमेटोपोइसिस क्या होता है? आंसर कीजिए जल्दी से, व्हाट इज हिमेटोपोइसिस? Flat bones are important site of hematopoiesis and frequently protect vital organs. They are made of cancellous bone layered between compact bone. What is hematopoiesis? जो फ्लैट बोन्स हैं देखें, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है ये बॉडी में हिमेटोपोइसिस की, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ओके गुड निम्रा, गुड रामीन। तो जो हमारी फ्लैट बोन्स हैं वो मेन साइट होती हैं जहाँ पे हिमेटोपोइसिस हो रहा होता है। ठीक है जी। और फ्रीक्वेंटली ये हमारे जो आपका भी आंसर ठीक है जैनेट एंड अरूज, गुड। हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ज़रा बताइए कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको हमारी फ्लैट बोन, कोई एग्जांपल, एक भी एग्जांपल मुझे दे दे कि फ्लैट बोन आपके वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है। कौन से जो है फ्लैट बोन है, बताइए, ऑर्गन बताइए। और ये फ्लैट बोन क्या होती हैं? ये आउटर लेयर इनकी कॉम्पैक्ट होती है, यानी हार्डन बोन होती है, और जो इनर लेयर होती है इसकी, यानी उसके अंदर कैंसलस बोन या फिर स्पॉन्जी बोन भी उसका नाम है, सॉफ्ट बोन भी उसे कहते हैं, वो उसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, गुड। सबसे ज़्यादा फ्लैट बोन की एग्जांपल मैंने आपसे पूछी थी, फ्लैट बोन में आपका स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे आपको पता
सकता। जी हाँ, रिब्स हो गई, उसके पीछे आपको पता है हार्ट्स और लंग को बेसिकली उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। गुड। Irregular bone have unique shapes related to their function. Generally, irregular bone structure is similar to that of flat bones. जो आपकी irregular bones होती हैं उनकी unique shapes होती हैं, different shapes होती हैं उनके function के according, जो उनका काम होता है उसी तरह के अल्लाह ताला ने उन्हें shape दी हुई है। और ये जो irregular bone होती हैं ये usually flat bone और irregular bone structure में एक जैसी होती हैं। बोन इज कम्पोज ऑफ, अब जो बोन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, किन किन चीज़ों पर बोन कंपोज कर रही होती है। बोन इज कम्पोज ऑफ, बोन के अंदर सेल्स होते हैं, प्रोटीन मैट्रिक्स होता है और मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं। अब जो बोन के सेल्स होते हैं बेटा ये 3 टाइप के होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। और जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैट्रिक्स किन चीज़ों से बना होता है, मैट्रिक्स के अंदर बेटा कोलेजन होता है एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकेन्स। इनका काम ये होता है कि ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट डिपॉजिट होता है। ये मिनरल जो है ये प्राइमरीली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं यानी बोन के अंदर वो कैल्शियम एंड फास्फोरस होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? वैसे तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही रिव्यू हो रही है, कोई नई चीज़ आपको नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन आपको जब तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम रिकॉल नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, हम डिजीजेस को नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए ये ज़रूरी है। चलें जी, अब ये ज़रा पिक्चर की तरफ आ जाइए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जितना भी मैंने अभी तक आपको स्ट्रक्चर समझाया है वो पिक्टोरियल फॉर्म में आपका अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखें, आपको बताया था लॉन्ग बोन की, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है। लॉन्ग बोन जो है द 4 टाइप ऑफ सेल हैं, ऑस्टियोप्रोजेनेटर। अच्छा, मैं आपको जवाब देती हूँ समर, ज़रा मैं ये कंटिन्यू कर लूँ, आपका आंसर मैं देती हूँ। अच्छा, लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए। देखें, हमने आपको पढ़ाया कि डायाफाइसिस होता है, जो उसका सेंटर वाला पोर्शन होता है, जो शाफ्ट होती है उसे हम डायाफाइसिस कहते हैं। और जो अपर पोर्शन, दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल पोर्शंस होते हैं वो एपीफाइसिस कहलाते हैं, ठीक है ना। और इनके दरमियान ये जो डायाफाइसिस और एपीफाइसिस होता है इसके दरमियान एक प्लेट होती है जिसे हम एपीफिजियल प्लेट कहते हैं। वो एपीफिजियल प्लेट जो है वो जगह होती है जो ग्रोथ करवाती है, यानी बच्चों के अंदर उसी पोर्शन पे लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ होती है और एडल्ट में वो कैल्सिफाइड हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। एक चीज़ और पढ़ाई थी आपको, आर्टिकुलेटिंग सरफेस के ऊपर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है। जैसे ये बिल्कुल पिक्चर के टॉप पे देखिए कार्टिलेज लिखा हुआ है, ये आर्टिकुलेटिंग जो सरफेस होती है वहाँ पे कार्टिलेज मौजूद है। वो कार्टिलेज जो है एवास्कुलर होता है और आर्टिकुलेशन में वो हेल्प आउट करता है। ग्रोथ लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा बेटा 2 चीज़ें और पढ़ाई थी, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन। जो इंटरनल पोर्शन है आपको नज़र भी आ रहा है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके, उसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाया गया है, उस पोर्शन को हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन जो होती है उसमें यानी जो सेल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं कंपैरेटिवली, कॉम्पैक्ट बोन के कंपैरेटिवली इंटरनल पोर्शन जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसी को हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो बिल्कुल आउटर पोर्शन आपको नजर आ रहा है, जी बिल्कुल, पोरस स्पॉन्जी बोन। पोरस क्यों बोलते हैं कि आपको देखिए उनके दरमियान में गैप नजर आ रहा है छोटे छोटे से, यानी जिस तरह से पोर्स नजर आ रहे हैं। यू आर राइट रामीन। उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन जो होती है बेटा वो हार्डन बोन होती है, जो आउटर पोर्शन है बोन का दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। अब एक दो चीज़ें और यहाँ पे शो हो रही हैं, वो भी आपको बता देते हैं। एक मेडुलरी कैनाल आपको नज़र आ रही है, यानी मेडुलरी कैनाल जो आपकी शाफ्ट है, जो डायाफाइसिस है, वहाँ पे मेडुलरी कैविटी या मेडुलरी कैनाल है, उसके अंदर बोन मैरो मौजूद है, वो येलो बोन मैरो कहलाता है, ठीक है जी। और इसमें आपको 2 चीज़ें और बताने वाली हैं, एंडोस्टियम एंड पेरियोस्टियम। बहुत मैंने कोशिश की है कि बड़ी बेस्ट सी आपके पास पिक्चर में प्रेजेंट करूं, ताकि बिकॉज़ हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है,
तो आई जस्ट ट्राइड माय बेस्ट कि बहुत अच्छी सी पिक्चर, आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। पेरियोस्टियम देखें, बिल्कुल एक आपको अलग से लेयर दिखाई गई है कि बोन के बिल्कुल आउटर साइड पे जो एक लेयर होती है उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं। इसी तरह से आपकी जो इंटरनल लेयर है यानी मेडुलरी कैनाल या मेडुलरी कैविटी के बाहर जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एंडोस्टियम। ये सब आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेटा हमने एक और चीज़ आगे हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा, हवर्जियन कैनाल। हवर्जियन कैनाल क्या होती है? हवर्जियन, ये मैंने अब बोन का ये मैंने आपको ऊपर पहले स्पॉन्जी बोन का एक पोर्शन दिखाया हुआ है, उसके बाद नीचे बेटा मैंने आपको कॉम्पैक्ट बोन का जो कहना चाहिए क्रॉस सेक्शन वो मैंने आपको दिखाया है। अब कॉम्पैक्ट बोन में देखें ऑस्टियोसाइट आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो बोन के सेल्स सबसे अंदर जो होंगे, सबसे आउटर लेयर आपको पेरियोस्टियम दिखाई दे रही है। उसके अलावा आपको हवर्जियन कैनाल नज़र आ रही है। हवर्जियन कैनाल क्या होती है? जी निम्रा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम और इंटरनल को एंडोस्टियम कहते हैं। हवर्जियन कैनाल आपको नज़र आ रही है। उस हवर्जियन कैनाल के अंदर बेसिकली ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही हैं, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये हवर्जियन कैनाल के आउटर पोर्शन में, सॉरी हवर्जियन कैनाल के इनर पोर्शन में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। और आप देखें इस पिक्चर में आई थिंक हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। इसी तरह से ये आर्टरी आपको अलग से भी हमने बोन के साथ करके दिखाई हुई है कि ये ऑब्वियसली इंटरनल, आप ये ना समझिएगा कि ये आर्टरी बाहर आई हुई है, ऐसा नहीं है। आर्टरी ऑब्वियसली इनर साइड पे होती है बोन के। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पिक्चर में इस तरह से इसको दिखाया हुआ है। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि जो हमारी लॉन्ग बोन है उसके एपिफाइसिल पोर्शंस हैं, उसका डायाफाइसिस पोर्शन हमने देख लिया, हमने कार्टिलेज देख लिया, हमने ग्रोथ लाइंस देख ली, हमने स्पॉन्जी बोन क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है उसे अंडरस्टैंड कर लिया, उसके क्रॉस सेक्शंस हमने देख लिए, हमने देख लिया कि ब्लड वेसल्स कहाँ पे मौजूद हैं, पेरियोस्टियम एंडोस्टियम कहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। तो क्या पूछ रहे हैं आप बेटा? ठीक है बेटा, मेरे पास तो राबिया सिग्नल और ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स का भी रिस्पांस आ रहा है। आप प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। चले जी, अब हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं सबसे पहले, ठीक है जी। उनका फंक्शन क्या है? डेवलप इन ऑस्टियोब्लास्ट, यानी ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं वो आगे जाकर डेवलपमेंट होने के बाद वो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ, अच्छा ठीक है मारिया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ पिक्चर, कोई बात नहीं है। ये देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि अभी हमने एनाटमी थोड़ी सी डिस्कस की है बोन की। यहाँ पे हमने लॉन्ग बोन की एग्जांपल आपको प्रेजेंट कर रही हूँ मैं, ताकि आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लॉन्ग बोन ली है मैंने। लॉन्ग बोन का सबसे पहले आप ये देख लें, डायाफाइसिस जो शाफ्ट होता है, दरमियान वाला पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डायाफाइसिस। इसके जो दोनों एंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एपीफाइसिस। अब वो प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस होता है और डिस्टल एपीफाइसिस होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एंड्स होते हैं, एपीफाइसिस के एंड होते हैं, उन दोनों के ऊपर एक लेयर होती है, कार्टिलेज की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। वो भी आपको पिक्चर में नजर आ रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के दरमियान कुछ ग्रोथ लाइंस और ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, वो भी आपको पिक्चर में नजर आ रही हैं, जिससे एडल्ट्स में, सॉरी बच्चों में ग्रोथ होती है बोन की और एडल्ट्स में वो कैल्सिफाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से, जी बिल्कुल, डायाफाइसिस मेनली कॉम्पैक्ट बोन होती है। जी जेनेट, ऐसा ही है। और सारा एपिफिजियल प्लेट की साइड ये होती है बेटा कि जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस है उनके दरमियान एक प्लेट होती है, जैसे यहाँ पे भी आपको ग्रोथ लाइंस नज़र आ रही हैं, हम इन्हें भी कह सकते हैं सिंपली एपिफिजियल प्लेट्स। ठीक है, यानी मकसद उनका सिर्फ ये होता है कि आपको पता है कि लॉन्ग, जब बच्चे बड़े होते हैं या कुछ भी, तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी लेंथ बढ़ती है ना बेटा, उसी की वजह से उनकी ग्रोथ होती है, उनकी हाइट बढ़ती है, तो उस साइड को हम एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। ग्रोथ लाइंस आपको बता दी। फिर स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, जो एपीफाइसिस का पोर्शन होता है उसमें जो बोन होती है बेटा दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन, उसे सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। और जो डायाफाइसिस होती है वो आपकी कॉम्पैक्ट बोन होती है, हार्डन बोन होती है।
ठीक है। उसके अलावा हमने आपको बताया कि आउटर पोर्शन ऑफ द बोन, जो एक लेयर उसके ऊपर मौजूद होती है, उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं। और इंटरनली एक मेडुलरी कैनाल होती है जिसके अंदर येलो बोन मैरो है। उस मेडुलरी कैनाल के बाहर जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एंडोस्टियम। अब जो स्पॉन्जी पोर्शन है आपका बोन का, वहाँ आपका रेड बोन मेरो होता है, और जो कॉम्पैक्ट बोन है वहाँ पे आपका येलो बोन मेरो होता है। और मैंने आपको ये बताया था कि बोन के सेल्स, कॉम्पैक्ट बोन का हमने एक पोर्शन लिया, उसके अंदर आपके ओस्टियोसाइट्स हमने शो किए हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से हवर्जियन सिस्टम या हवर्जियन कैनाल्स होती हैं, उन कैनाल्स के अंदर ब्लड वेसल्स मूव कर रही होती हैं। हवर्जियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स मूव कर रही होती हैं, ठीक है जी। उनका काम यानी कैनाल का सिंपली ये है कि वो ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, एक चैनल प्रोवाइड कर रही हैं। और यही सारी चीज़ें हैं इसमें बेटा। अगर किसी को कोई अब आई होप सो कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने रिपीट कर दिया। अच्छा, अब हम सेल की टाइप्स देख रहे हैं। सबसे पहले ओस्टियोजेनिक सेल्स हैं। ओस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं वो लेटर ऑन हो जाते हैं ओस्टियोब्लास्ट में। इनकी लोकेशन कहाँ होती है, मोस्टली कहाँ मौजूद होते हैं? ये यूजुअली डीप लेयर्स ऑफ द पेरियोस्टियम में मौजूद होते हैं एंड द मैरो में। डीप लेयर्स ऑफ द पेरियोस्टियम, यानी पेरियोस्टियम क्या है, जो आउटर लेयर होती है बोन के बाहर, उसकी जाहिर है पेरियोस्टियम की भी तो लेयर्स होती है ना बेटा, लेकिन अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे। और ऑब्वियसली आई थॉट कि मुझे तो इतना डिटेल में जाके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप लोगों को पढ़ानी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप लोग पहले से ये पढ़ चुके हैं। ये तो आप लोगों का असाइनमेंट होना चाहिए कि आप लोग अच्छे से एनाटॉमी फिजियोलॉजी को रिव्यू करके आएँ और मेरे साथ शेयर करें। बहरहाल, जो लेयर होती है पेरियोस्टियम की, उसके अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं और बोन मैरो के अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं। फिर जब ये ओस्टियोब्लास्ट बन जाते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बोन फॉर्मेशन करना, बोन को बनाना। फिर इनकी लोकेशन कहाँ होती है बेटा? ये ग्रोइंग पोर्शन, क्योंकि जाहिर है ओस्टियोब्लास्ट है ना, इन्होंने तो बोन को बनाना है, तो ऑब्वियसली जो ग्रोइंग पोर्शन होगा बोन का, वहाँ ये मौजूद होंगे, इंक्लूडिंग पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। ठीक है जी, पेरियोस्टियम लेयर और एंडोस्टियम में ये मौजूद होंगे और ग्रोथ करवाएंगे बोन की। अब जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं, ओस्टियोसाइट्स जो सेल्स हैं, दे आर बेसिकली इनका काम ये होता है कि बोन के अंदर जो मिनरल्स हैं, स्पेशली मैंने आपको बताया कैल्शियम और फास्फोरस, और सबसे ज़्यादा मेन हमारा जो है मिनरल्स होते हैं, उनका लेवल मेंटेन रखना। और ये मौजूद कहाँ होते हैं? चूँकि मिनरल्स कहाँ हैं, अभी आपको पिछले स्लाइड में पढ़ाया कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं ना मिनरल्स। तो जब वो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं तो ऑस्टियोसाइट्स भी मैट्रिक्स के दरमियान में ही इंट्रैप्ट हुए हुए होते हैं। जी बिल्कुल, मैच्योर सेल ऑफ बोन सेल, यू पीपल आर राइट। अच्छा, ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं बेटा? उनका फंक्शन क्या है? क्लास्ट हमें नाम से पता लग रहा है कि बोन रीजॉर्प्शन, यानी उनका काम तोड़ फोड़ करना है, डिस्ट्रॉय करना है। लोकेशन इनकी क्या होती है? ये उन तमाम बोन सरफेसेस पर मौजूद होते हैं और ऐसी साइट्स पर मौजूद होते हैं जहाँ पे कोई ओल्ड इंजर्ड, यानी कोई इंजरी हुई है, कोई पुरानी इंजरी हुई है या फिर अननीडेड बोन है, वहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट का काम होता है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि फीटल लाइफ में आपको पता है जिस तरह से फिंगर्स जॉइंट हुई हुई होती है ना फीटस की, तो उसके बाद जैसे जैसे यानी उसके दरमियान एपोप्टोसिस, आई थिंक वर्ड उसके लिए, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो यूज़ होता है। सेम इसी तरह से बॉडी में कहीं भी अगर कोई चोट लग जाती है, ये अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम हमारे अंदर रखा है कि हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है। अगर चोट लग गई है, कोई एक्स्ट्रा जो है, जाहिर है चोट लग जाएगी और वहाँ पे डेड टिश्यूज मौजूद होंगे बोन के, तो वहाँ ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा निज़ाम रखा है हमारी बॉडी में कि वहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट आके जो इंजर्ड बोन होती है उसको वहाँ से डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं, और फिर वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट आके अपना काम करना शुरू करते हैं, बोन फॉर्मेशन करते हैं। ओस्टियोसाइट जो है वो ब्लड से मिनरल्स को, कैल्शियम को, फॉस्फोरस को, इन सब चीज़ों को लेके वहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक सबको? चलें जी, अब थोड़ी सी और हम डिटेल में चले जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक फंक्शनिंग यूनिट ऑफ मैच्योर कॉर्टिकल बोन इज़ द ओस्टियन, यानी जो आपकी
कॉर्टिकल बोन है, आपकी हार्ड बोन है, उसकी अभी मैंने आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उसका दिखाया। फर्दर डिटेल देख लेते हैं। कॉर्टिकल बोन की जो मेन उसके फंक्शनल यूनिट होंगे वो हवर्जियन सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है जी, हवर्जियन सिस्टम कहलाते हैं। इनके सेंटर में ओस्टियोन्स होते हैं। क्या पूरा हवर्जियन सिस्टम में यानी क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी? सिस्टम है ना, सिस्टम का मतलब है कि उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। तो उसके अंदर देखें ऑस्टियोन्स मौजूद हैं, हवर्जियन कैनाल जो आपको अभी पढ़ाई ऑस्टियोन वो मैंने आपको बताया सेल्स मौजूद हैं। फिर मैंने आपको बताया हवर्जियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं यानी कैपिलरीज मौजूद हैं। उन कैपिलरीज के अराउंड सर्कल्स में बोन का मैट्रिक्स मौजूद है जिसे हम लेमिला कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि बोन के अंदर मैट्रिक्स होता है। अब उससे हमने यानी बोन के इर्द गिर्द जो मैट्रिक्स होगा वो जाहिर है राउंड फॉर्म में मौजूद होगा ना, सर्कल्स की फॉर्म में मौजूद होगा। उस चीज़ को हम लेमिला कह रहे हैं। अब उस लेमिला के अंदर लेसियोनाई मौजूद हैं जिनके अंदर ओस्टियोसाइट्स मौजूद होंगे। सेल्स थोड़े मेच्योर्ड जो सेल्स हो जाते हैं उन्हें हम फिर ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। दीज आर नरिश थ्रू टाइनी स्ट्रक्चर्स। ये जो हैं जो हमने कैनाली कुनाई डिफरेंट छोटी छोटी सी कैनाल्स वहाँ से गुजर रही हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं, तो इन कैनाल्स के थ्रू इनकी नरिशमेंट हो रही होती है। यानी ये कैनाल्स सराउंडिंग में जो उसके ब्लड वेसल्स मौजूद हैं उनके साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं और उसी के थ्रू ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई जब पहुंचेगी तो ब्लड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेसियोनाई इन कैंसलस बोन आर लेयर्ड इन एन इरेगुलर लेटाइस नेटवर्क ट्रेबिक्युलाई जिसको बोलते हैं। रेड बोन मेरो फिल्स द लेटाइस नेटवर्क। ठीक है जी, जो आपकी कैंसलस या स्पॉन्जी बोन है अभी पहले हमने पढ़ लिया कि उसके अंदर आपका लेसियोनारी कैविटीज कंटेनिंग, जी बिल्कुल ऐसा ही है, यू आर राइट जेनेट। तो लेसियोनाई कैंसलस बोन है, हमें पता है स्पॉन्जी बोन है, तो स्पॉन्जी बोन के अंदर कौन सा मैरो था? हम पढ़ चुके हैं रेड बोन मैरो था। इसी तरह से वहाँ जो कैपिलरीज हैं वो नरिश करती हैं ओस्टियोसाइट्स को लोकेटेड इन द लेसियोनाई। लेसियोनाई के अंदर बोन सेल्स हैं जिनको हम ओस्टियोसाइट्स कह रहे हैं और उन्हीं ओस्टियोसाइट्स को वो कैपिलरीज नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। जो कवरिंग द बोन है दैट इज डेंस, जो आउटर साइड ऑफ द बोन को कवर कर रहा होता है वो एक डेंस फिब्रस मेम्ब्रेन है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज पेरियोस्टियम। दिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नरिशेस बोन एंड फैसिलिटेट इट्स ग्रोथ। क्योंकि जाहिर है पेरियोस्टियम आउटर लेयर है, उसके पास से ब्लड सप्लाई आ रही है, उसने बोन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करनी है, नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है और उसकी ग्रोथ को फैसिलिटेट करना है। चलें जी, ये जो पेरियोस्टियम है, अब जो आउटर लेयर है, अभी ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मदीहा अपना इंटरनेट चेक कर लें बेटा, मैं फुल सिग्नल है मेरे पास, मैं और क्या कर सकती हूँ। आप अपना इंटरनेट ज़रा रिफ्रेश कर लें। जो पेरियोस्टियम है बेटा, अभी पेरियोस्टियम के साथ साथ देखें उसमें नर्व्स भी मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, लिम्फेटिक्स भी मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ पेरियोस्टियम ही है जो टेंडन और लिगामेंट की अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम एंडियोस्टियम की तरफ आ जाते हैं। एंडियोस्टियम जो है वो एक थिन वास्कुलर मेम्ब्रेन है जो कि कवर करती है मैरो कैविटी को ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड द स्पेसेस इन कैंसलस बोन। सो एंडोस्टियम एक तो थिन है लेयर है, ये भी वेस्कुलर मेम्ब्रेन है, यानी इसके साथ भी ब्लड सप्लाई इसके साथ भी मौजूद है। और इसका काम क्या है, जो अभी हमने पढ़ा, येलो बोन मैरो जो है उसकी कैविटी को लॉन्ग बोन में ये कवर कर रही होती है एंडोस्टियम। इसके अलावा कैंसलस या स्पॉन्जी बोन जो होती है हमारी, उसके अंदर जो स्पेसेस मौजूद होते हैं उसको भी ये कवर करती है। ओस्टियोक्लास्ट जिसका काम है डिसॉल्व करना, बोन को डिसॉल्व करना, वो बोन मैट्रिक्स को डिसॉल्व करता है ताकि मैरो की कैविटी को मेंटेन रखा जा सके। क्योंकि बोन मैरो को भी तो रहने के लिए एक जगह चाहिए ना बेटा, तो ओस्टियोक्लास्ट का ये काम है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो उन सेल्स को और मैट्रिक्स को डिसॉल्व करता है ताकि मैरो की कैविटी वहाँ पे उसे अवेलेबल हो सके। एंड दे आर लोकेटेड नियर द एंडोस्ट्रियम इन हाउशिप्स लेसियोनाई। बोन मैरो इज़ अ वास्कुलर टिश्यू। अब हम बोन मैरो, पहले हमने एंडोस्टियम को पढ़ लिया, पेरियोस्टियम को पढ़ लिया, अब हम बोन मैरो को भी पढ़ लेते हैं। बोन मैरो जो है एक बेसिकली वास्कुलर टिश्यू है लोकेटेड इन द मेडुलरी यानी शाफ्ट कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैट बोन्स।
रेड बोन मेरो ज़्यादातर यूजुअली क्या होता है कि जो हमारी रेड बोन मेरो होता है वो ज़्यादातर फ्लैट बोन्स के अंदर मौजूद होता है, जैसे स्टर्नम हो गया, आइलियम हो गया, वर्टिब्रा हो गया, रिब्स हो गए एडल्ट्स के। रेड बोन मेरो इन फ्लैट बोन्स में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है हेमेटोपोइसिस के लिए, यानी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के लिए, थ्रू अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। और एडल्ट्स में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर यूजुअली फैटी येलो कलर का बोन मैरो होता है। ठीक है जी। अब जो बोन टिश्यूज होते हैं, बोन टिश्यूज आपके वेल वेस्कुलराइज्ड हैं, यानी बोन टिश्यूज को बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। जो कैंसरलेस बोन है या फिर स्पॉन्जी बोन जिन्हें कहा जाता है, दे रिसीव अ रिच ब्लड सप्लाई थ्रू मेटाफिजियल एंड एपीफिजियल वेसल्स, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन होता है। ठीक है बेटा, आपकी क्वेरीज जो है मैं इंशाल्लाह लास्ट अटेंडेंस के बाद जो है मैं आपकी सारी क्वेरीज भी रिजॉल्व करूंगी, क्योंकि बीच में फिर थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इशू हो जाता है। सारा आपको मैं जवाब दूंगी। अच्छा जी। जो कैंसरलेस बोन है वो रिसीव करती हैं, उनको एक रिच ब्लड सप्लाई मिल रहा होता है थ्रू द मेटाफिजियल, और अभी यानी हम पढ़ चुके हैं एपिफाइसिस और मेटाफिजियल जो वेसल्स होती हैं उनके थ्रू इनको ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। ठीक है ना। पेरियोस्टियल वेसल्स, जो पेरियोस्टियम लेयर हमने पढ़ी ना, पेरियोस्टियल वेसल कैरी ब्लड टू कॉम्पैक्ट बोन थ्रू माइन्यूट वॉकमैन कैनाल्स, यानी अब पेरियोस्टियम मैंने आपको बताया लेयर है ना, आउटर लेयर है, उसके पास ब्लड वेसल्स तो आ रही हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा कि हर चीज़ एक चैनल के थ्रू, एक कोई ना कोई कैनाल मौजूद होती है जिसके थ्रू सप्लाई करती है, इसी तरह से पेरियोस्टियम को जो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं वॉकमैन्स कैनाल कहते हैं हम उन्हें, जिनके थ्रू वो उन उस ब्लड को कॉम्पैक्ट बोन तक पहुंचाती है या उन ब्लड वेसल्स को कॉम्पैक्ट बोन तक पहुंचाती है। इन एडिशन न्यूट्रिएंट आर्टरीज पेनिट्रेट द पेरियोस्टियम एंड एंटर द मेडुलरी कैविटी थ्रू फोरामेना, जो कि स्मॉल ओपनिंग होती हैं। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट आर्टरीज यानी जिनके अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं वो पेरियोस्टियम के अंदर खुद से पेनिट्रेट करती हैं। ठीक है जी। और फिर देखें, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो इटसेल्फ तो पेनिट्रेट करके जा रही हैं पेरियोस्टियम के अंदर, और फिर जब वो पेरियोस्टियल वेसल बन जाती हैं तो वहां से वो वॉकमैन कैनाल के थ्रू ब्लड को सप्लाई करती हैं कॉम्पैक्ट बोन तक। ठीक है जी। ये आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं बोन मैरो को भी और बोन को भी। द वीनस सिस्टम में अकम्पनी आर्टरीज एंड में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो वीनस सिस्टम होता है, ये तो हमने सारा आर्टरीज का सिस्टम पढ़ लिया ना, वीनस सिस्टम भी तो होगा। वीनस सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि कोई सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ही सप्लाई हो रही होती है बोन्स को, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी वहां से निकलना होता है। तो वीनस सिस्टम या तो आर्टरीज के साथ साथ अकम्पनी कर रहा होता है या फिर वो इंडिपेंडेंटली भी वहां पे मौजूद हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आपने क्वेश्चन नहीं किया, मेटाफाइसिस क्या होता है बेटा। जो मैंने बताया आपको, आपकी जो कैंसरलेस बोन है उसको ब्लड सप्लाई मिल रही होती है थ्रू मेटाफाइसिस एंड एपीफाइसिस। डायाफाइसिस को छोड़ दें, चूंकि कैंसरलेस बोन है, स्पॉन्जी बोन है, स्पॉन्जी बोन आपको पता है एपीफाइसिस में मौजूद होती है, तो डायरेक्ट एपीफिजियल वेसल से इनको सप्लाई मिल रही होती है, या फिर मेटाफाइसिस से। मेटाफिजियल प्लेट या मेटाफाइसिस उस पोर्शन को कहते हैं बेटा जो आपका एपीफाइसिस और यानी एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के दरमियान में जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। नैरो पोर्शन जो होता है ना, आपको पता है लॉन्ग बोन अपने एंड्स पे पहले थोड़ी सी नैरो होती है और फिर ब्रॉड होती है, तो वो जो नैरो होने वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। जी बिल्कुल ऐसा ही है निमरा, जंक्शन बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस।
अच्छा, मुझसे क्वेश्चन किया था, ठीक है, गुड, समझ आ रहा है। तो हाउस शिप्स पूछा था आपने। बेटा हाउस शिप्स जो है एक कैविटी को कहते हैं। किस कैविटी को कहते हैं? जिसके अंदर आपके ओस्टियोक्लास्ट मौजूद होते हैं, यानी सिंपली जहाँ कहीं भी बोन की रीजॉर्प्शन होनी होगी, बोन्स की यानी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी की ज़रूरत होगी, तो उसे वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है पहले, और उसके अंदर तमाम ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आते हैं और बोन की रिजॉर्प्शन करवाते हैं। उसे हम कहते हैं हाउशिप्स लेस्यूनाई या हाउशिप्स कैनाल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? आपका एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था जी। समर, यू आर राइट, ऐसा ही है एपिफिजल प्लेट के बाद। अच्छा, एक और क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था, ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल के बारे में। बेसिकली बेटा ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल जो है ना, वो ओस्टियोब्लास्ट का ही दूसरा नाम है। ठीक है, यानी ये बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं। पहले पहले ये ओस्टियोब्लास्ट के स्टेम, यानी आपको पता है ना, पहले इमेच्योर सेल्स होते हैं, फिर मैच्योर सेल्स बनते हैं। तो जो आपके ओस्टियोब्लास्ट हैं, हमने देखें टिश्यूज, हम आपको बता देते हैं, हमने सेल्स जो पढ़े थे, जो ओस्टियोब्लास्ट है यानी ओस्टियोजेनिक, मेनली ओस्टियोजेनिक से ओस्टियोब्लास्ट बनते हैं। इनके दरमियान का जो एक स्टेप होता है, स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोप्रोजिनेटर। तो उसे ज़्यादातर हम कंसीडर नहीं करते, बट आपके क्वेश्चन का जवाब है कि ये उसके ओस्टियोब्लास्ट से पहले जो एक स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोप्रोजिनेटर। यानी उसकी पहले फॉर्मेशन से पहले एक जो स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड ओस्टियोप्रोजिनेटर। यस निम्रा, यही बिल्कुल यही कहा है मैंने। जी बिल्कुल, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड होंगे और फिर उसके बाद वो ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको, इसका मतलब है गुड। यहाँ तक क्लियर हो गया है, आगे चलें। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्ची ने मुझसे पूछा मेटाफिफाइसिस लेयर के बारे में, कि क्या ये हाइलिन कार्टिलेज होती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, ये हाइलिन कार्टिलेज होती है, जहाँ पे ओसिफिकेशन होती है, यानी इमेच्योर बोन की फर्दर उसमें, यानी सेल्स आके फिर उसकी ग्रोथ करवाते हैं अगर नीड होती है। तो ये बेसिकली हाइलैंड कार्टिलेज ही होती है। अच्छा जी, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब ये देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, वही सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कॉम्पैक्ट बोन या स्पॉन्जी बोन आपको दरमियान में नज़र आ रही है, उसके बाहर आपकी कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, और हवर्जियन कैनाल आपको पढ़ाई थी, जिसमें से देखें ये येलो और रेड कलर की आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं, यानी आर्टरीज और वेन्स इसके साथ साथ जा रही हैं। और उसके इर्द गिर्द हमने पढ़ा था कि ऑस्टियोन्स मौजूद हैं, राउंड शेप में मौजूद हैं, तो इसी तरह से सर्कल शेप में मौजूद हैं। तो ऑस्टियोन भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेमिला पढ़ा हमने, यानी जो उसके बाद ऑस्टियोन्स एक, यानी ऑब्वियसली किसी कैनाल के अंदर मौजूद है ना वो सेल्स, उन्हें हम कहते हैं लेमिला। और जी हमने आपको पढ़ाया था, ये लेयर आपको नज़र आ रही है, आउटर लेयर पेरियोस्टियम आपको पढ़ाई थी। इसके अलावा पेरियोस्टियम की जो ब्लड वेसल्स हैं, पेरियोस्टियल ब्लड वेसल्स, वो भी नज़र आ रही हैं हमें पिक्चर में। और एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम के बाद एंडोस्टियम भी आपको नज़र आ रहा है, और एंडोस्टियम की जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। फिर वॉकमैन शिप या वॉकमैन कैनाल जो अभी मैंने आपको पढ़ाई, वो भी देखें इस पिक्चर में नज़र आ रही हैं। अब देख लेते हैं कुछ टर्म्स हैं, वो क्लियर कर लेते हैं। बोन फॉर्मेशन, ओस्टियोजेनेसिस या फिर बोन फॉर्मेशन, इट बिगिंस लॉन्ग बिफोर बर्थ। ये तो हम सबको पता है कि जो बोन्स होती हैं, जब बेबी
इस दुनिया में आता है, बर्थ होती है, पैदा होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी बॉडी में कोई भी बोन नहीं होती है। ऑल्दो उसकी बोन्स सॉफ्ट होती हैं और वक्त के साथ साथ मज़ीद उनकी कैल्सिफिकेशन होती है, ओसिफिकेशन होती है और वो मज़ीद स्ट्रेंथन होती हैं। फिर मैंने आपको अभी बताया था उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बेबी की बोन्स होती ही नहीं है। सो इसलिए ओस्टियोजेनेसिस जो है वो फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है। Ossification is the process by which the bone matrix is formed and hard mineral crystals composed of calcium and phosphorus are bound to the collagen fiber. These minerals component give bone its characteristic strength, whereas the proteinaceous collagen gives bone its resilience. सो हमने सबसे पहले एक टर्म पढ़ी दैट इज बोन फॉर्मेशन। सो बोन फॉर्मेशन का सिंपल अगर हम मीनिंग देखें तो उसका क्या मतलब है कि बोन्स का बनना, उस बोन का बना, ये हमने पढ़ लिया कि बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। एक और चीज़ है दैट इज ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन वो प्रोसेस है, क्योंकि देखें बोन है, बोन के अंदर बोन सेल्स भी हैं, हमने पढ़ा बोन मैट्रिक्स भी है, उसके अलावा मिनरल्स भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों का वहाँ प्रेजेंट होना, वहाँ बनना, यानी बोन मैट्रिक्स, उसके साथ आके कैल्शियम फॉस्फोरस का बाइंड होना, कोलेजन फाइबर के साथ बाइंड होना और उनको एक हार्डन शेप में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज ओसिफिकेशन। ये जो मिनरल कंपोनेंट होते हैं यही बेसिकली बोन को उसकी स्ट्रेंथ देते हैं, उसकी ताकत देते हैं। जबकि आपका जो प्रोटीनेशियस कोलेजन होता है, यानी पढ़ाया ना हमने आपको, कोलेजन मौजूद है, कोलेजन के अंदर आपका जो मैट्रिक्स मौजूद है, कोलेजन मौजूद है, उसके अंदर आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद हैं। तो ये बोन को इट्स रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, यानी अगर यानी ये थोड़ा सा उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। जो मिनरल कंपोनेंट है उसका काम क्या है, हार्डन करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। यानी मिनरल क्यों, आप देखते हैं ना कुछ किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन D3 मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसकी बोन्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, या वो मोर प्रोन हो जाते हैं टू द फ्रैक्चर्स। ये चीज़ें क्या है, यानी आपका जो मिनरल कंपोनेंट वो बोन कर प्रोटीनेशियस कोलेजन वाला पोर्शन है बोन का, वो आपकी बोन रेजिलियंस प्रोवाइड कर रहा है। बोन मेंटेनेंस, बोन इज अ डायनामिक टिश्यू इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ टर्न ओवर। पहले बोन फॉर्मेशन पढ़ ली, अब बोन की मेंटेनेंस के बोन किस तरह से मेंटेन रहती है। बोन एक डायनामिक टिश्यू है जो कि कांस्टेंट टर्नओवर से हम मॉडलिंग कहते हैं, यानी चेंजिंग आती है उसके अंदर ना, उसके थ्रू बोन ग्रो करती हैं। अर्ली एडल्टहुड में यानी अर्ली 20s में ये रीमॉडलिंग प्राइमरी प्रोसेस होता है जो हो रहा होता है, ठीक है। यानी 20s तक आपको पता है 20-25 तक बोन में रीमॉडलिंग होती रहती है और बोन अपनी शेप, यानी शेप ये नहीं है कि आड़ी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी लेंथ बढ़ रही होती है, ये इसका मतलब है। रीमॉडलिंग मेंटेन्स बोन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थ्रू साइमल्टेनियस ओवर occurs every 10 years. सो रिमॉडलिंग का प्रोसेस है बेसिकली मेंटो को मेंटेन रिजॉल्व, यानी जहाँ जरूरत होती है ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, को रिजना शुरू कर देते हैं, और जहाँ जहाँ जरूरत होती है ऑस्टियोजेनेसिस यानी बोन के नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से कंप्लीट 10 सालों में, ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी 10 सालों में स्केलेटल टर्नओवर होता रहता है, अर्ली 20s 30s मैक्सिमम 25 तक इस तरह से होता है कि बोन जो होती हैं उनके अंदर ये सारी चीजें, उनकी स्ट्रेंथनिंग होती रहती है, उनकी लेंथ बढ़ती रहती है। उसके बाद आपको पता है कि चेंजेस होती है और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उनकी वजह से जो है बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया व्हाट इज रेजिलियंस, किसी को पता है? मैंने बताया आपको कि मिनरल कंपोनेंट का काम है बोन को प्रोवाइड करना, जबकि प्रोटीनेशियस कोलेजन जो है उसका काम है बोन को रेजिलियंस प्रोवाइड करना। सो एनी स्टूडेंट नो व्हाट इज रेजिलियंस?
ठीक है, मैं बताती हूँ। रेलियंस का सिंपल ये मतलब है बेटा कि जो मिनरल पोर्शन है उसका काम जिस तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उस तरह से प्रोटीशियस कोलेजन पोर्शन को अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी, इसका मतलब होता है कि अपनी शेप में फिर से वापस आना, यानी इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि देखें जब या बोन डैमेज हो जाती है और फिर उसके बाद नई बोन बनना शुरू होती है फिर से, तो अगर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह ताला ने उसके अंदर ना रखी हो तो आप सोचें कैसे ये पॉसिबल होता कि बोन अपनी शेप में फिर से वापस, तो यानी साइड बाय साइड दोनों चीजें चल रही होती हैं। जहाँ बोन में हार्डनेस की जरूरत होती है वहीं हमें बोन में थोड़ी सी सॉफ्टनेस की भी जरूरत होती है। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत सा निज़ाम रखा। 4 मिनट हो जिस मार्क कर लेते हैं आपकी। तो चले मैं ज़रा, मेरे पास 39 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं। मैं जी हाँ, जेनिफर, रामीन, यू आर राइट, सरा यू आर राइट। चलिए जी, हम आपकी अटेंडेंस मार्क कर लें। अब कौन कौन स्टूडेंट है? सरा मोरिस, जेनेट प्रेजेंट है, अनीला जावेद प्रेजेंट है, जेनिफर, जेनिफर एक ही है, जेनिफर अशर, जेनिफर मेरे पास।
अच्छा, कौन कौन से स्टूडेंट रह गए हैं? 31 निम्रा। निम्रा आपकी भी हो गई है। और कौन रह गया है स्टूडेंट? बेटा रोल नंबर साथ लिखा करें। 46 भी हो गया है। 003। ठीक है, आपकी भी हो गई अटेंडेंस। और 23 आपकी भी हो गई है बेटा। यासिर आपकी भी हो गई है। रोल नंबर 10 53 आपकी भी हो गई है। 10 रोल नंबर 53 आपकी भी हो गई है। 51 आई थिंक सबा की भी हो गई है। 007 20 007 की भी हो गई। 20 भी हो गई। और 21 भी हो गई है। और मुनीबा रिदा लिखने की को का तरह से मुश्किल हो जाती है। 42 हो गई है। 52 भी हो गई है। 36 32 06 भी हो गई है। थर्टी एट स्टूडेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 अभी भी 10 स्टूडेंट्स का शो नहीं हो रहा मेरे पास। आप लोग रोल नंबर साथ नहीं लिखते। चलें ठीक है, ओके। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टाइम हो गया है पूरा। ठीक है जी, चलें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।